हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका इधर जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज योर विलेज लाइफ वर्कर का कोर्स इधर चलाया जाए, तो उसी कोर्स को आगे हम बरकरार करते हैं। आज आपका क्वांट सेक्शन का जो हम बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे थे उसका पार्ट नंबर 6 लेके आए। ये आप सभी को कि आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका जो बेसिक अलजेब्रा था वो कवर अप हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद से आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आपको सिंपली जितने भी जिस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और गारंटी देता हूं कि इसके जो भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से इसका आंसर देख के आओगे। तो गाइस, आप सबको याद होगा हमने जब फोर्थ पार्ट किया था डिस्कस, तो उसमें मैंने आपको कुछ सिखाई थी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है सर। फिर लास्ट पार्ट की अगर बात करें दैट इज पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में मैंने आपको कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सिखाई अलजेब्रा रिलेटेड, वो हमने डिस्कस की। तो सर आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर आज के लेक्चर में क्या खास कंसेप्ट आप देने वाले? तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम आज पढ़ेंगे द प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस। आप सबको याद होगा, आप क्वेश्चंस डिस्कस करते होंगे एजेस का। हाँ, एक सन है, एक फादर है, फादर की एज इतनी है, सन का उससे 4 गुना छोटा है, एंड सो ऑन। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम जो कल की वीडियो में हमने कुछ सीखे थे ग्राफ के बारे में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 3 मिनट 4 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था सर? आपने बताया था डेट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हमारा a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 होता है, तो हमारा क्या होता है सर? इट विल, आपका ग्राफ कैसा बनेगा सर? सर इसमें ग्राफ आपका होगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक बार इंटरसेक्ट करेगा, ये क्रॉस बनाएगा। ये इसका आंसर है। जहां पे ये मीट करेगा, क्रॉस करेंगे दो लाइन्स, उसको हम बोलते हैं दैट इट इज इट्स आंसर। ग्राफ तो सर इसका इंटरसेक्टिंग होगा। अब सर इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? सर इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा था सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सर इस केस में आपने बोला था दैट इट इज अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइन कैसे होगी सर? पैरेलल लाइंस। दिस इज योर पैरेलल लाइंस। ये कभी भी लाइन आपसे मीट नहीं करेगी। और लास्ट केस हमने डिस्कस किया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या हो जाएगा सर? इसमें आपका कहलाएगा दैट इट इज अ केस ऑफ दैट इंफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इट हैज इंफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इस टाइम पे क्या होगा सर? जो इसके सॉल्यूशंस होंगे इंफिनाइट होंगे, और इसकी जो लाइन होगी को इंसिडेंट होगी। को इंसिडेंट मतलब कि एक लाइन ये है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल ऊपर ऊपर, क्योंकि इसके आंसर कितने सर? अनगिनत, बहुत ज्यादा आंसर है इसके। ठीक है, होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको कल के टेबल में बताया था। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि के की वैल्यू निकालो। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्वेश्चन आपके सामने है। आपको इस तरह का ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी है। बोलता है द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अभी मैंने आपको बताया जब आपकी लाइन्स कोइंसिडेंट होंगी सर, कोइंसिडेंट का मतलब होता है इनफिनाइट सॉल्यूशंस। कोइंसिडेंट का क्या होता है सर? इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इनफिनाइट का केस क्या है सर? इनफिनाइट का केस होता है सर तीनों के तीनों क्या है? बराबर। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सर a1 क्या है सर? इधर सर इधर a1 है 2। सर इधर b1 क्या है? सॉरी पहले a2 देख लेते। ठीक है, a2 सर इधर है 3। सर b1 क्या है? सर b1 इधर है -3। और b2 क्या है सर? b2 इधर है k। देखो k की वैल्यू निकालनी तो हम इधर तक ही लिखते हैं, इस चीज को रहने ही देते हैं अभी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सर? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 2 इंटू के हो जाएगा 2k, -3 इंटू 3 हो जाएगा सर 9। ठीक है, तो k इज इक्वल टू -9 अपॉन 2 इज योर आंसर। मतलब कि ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा सर? सही आंसर रहेगा। होप सो क्लियर होगा। तो आगे बात करते हैं। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और जैसे आप सबकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं सर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डैश एंड डैश जो आपको दिया हुआ है हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है सर, अब बोलता है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये ना 1 लिखा हुआ, ठीक है, ये भी 1 है। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अभी मैंने आपको केस बताया सर। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है सर दैट द a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है सर, a1 क्या आएगा सर? इधर जिसके साथ कुछ नहीं है सर वो 1 है। सर a2 क्या आएगा सर? a2 हमारा आएगा सर k प्लस 1। सर b1 क्या है? सर b1 है k प्लस 1।
सर B2 क्या है? सर B2 इधर है 9। बस k की वैल्यू निकालें, इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 आपको रहेगा सर k प्लस 1 का होल स्क्वेयर, k प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सर 1 प्लस 9 हो गया 9 और ये हो गया सर k प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सर 9 किसका स्क्वेयर है? सर 9 स्क्वेयर है 3 का, k प्लस 1 का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसल, सर 1 इधर हो रहा है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू हो जाएगी सर 2। k की वैल्यू क्या होगी सर? 2। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा सर? ए ऑप्शन। होप सो क्लियर होगा गाइस। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आप सबकी स्क्रीन पे होगा, देखते हैं द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव। अब इस तरह का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हमने बताना है उसका आंसर यूनिक सोल्यूशन है, 2 सॉल्यूशंस है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है गाइस। हमने ये चीज इसमें बतानी है। देखो ये क्या है सर? ये है हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखना इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया डैट हम वही चीज करेंगे a1 अपॉन a2 वाला, ठीक है। देखो a1 क्या है सर? इधर 9, ठीक है। a1 है सर इधर 9, a2 क्या है सर? इधर 18, ठीक है सर। अब मैं b1 अपॉन b2 लिखता हूं। सर b1 है इधर 3, सर b2 है इधर 6, सर अब c1 अपॉन c2 लिखता हूं। सर c1 है इधर 12 और इधर 26, ठीक है। क्लियर है गाइस? जी सर। अब ध्यान से देखना इसमें हम क्या करेंगे। आपका सिंपली देखो 9 और 18 को अगर मैं कट करूं तो आंसर आता है सर 1/2। अगर इसको कट करूं सर इसका भी आंसर आता है 1/2। सर अगर इसको मैं कट करूं 2 के टेबल से 6 जार, 2 के टेबल 13 जार। अब आप इधर देख सकते हो डैट a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है कि नहीं है? जी सर बराबर है, 1/2 1/2। लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ये केस कौन सा होता है सर? ये केस होता है हमारा नो सॉल्यूशन का। ये केस कौन सा होता है सर? नो सॉल्यूशन का। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो फोर्स भी आपके लिए सेम इस तरह का क्वेश्चन है, हम वही चीज करेंगे। सर इधर a1 है 1, सर a2 है -4, ठीक है गाइस। सर b1 है इधर 2, सर b2 है इधर -8, सर इधर c1 है -5 और c2 है सर +20। करो सॉल्व। सर ये 1 जार, ये 4 जार, सर ये 1 जार, ये 4 जार। हमारे इधर आंसर आ गया सर -1/4, -1/4, सर ये भी -1/4, ठीक है। ये जो माइनस होता है ना ये ऊपर चल जाता है, डिनोमिनेटर में हमने माइनस नहीं छोड़ना होता, ठीक है। ये वाला जो माइनस है वो भी ऊपर चल जाएगा, ये वाला जो माइनस है वो भी ऊपर चल जाएगा। अब आप देख रहे हो इधर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। ये तीनों क्या है? बराबर है। जब ये तीनों बराबर होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा सर? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इट हैज अनगिनत सॉल्यूशन। इसके अनगिनत आंसर्स आएंगे, ठीक है गाइस। क्लियर है? आगे बात करें। जी सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो मेन टॉपिक आज का है अपनी वीडियो का, अपने लेक्चर का। तो गाइस इसमें हमने क्या करना है, देखो इसमें हमने सबसे पहले बनानी होती है इक्वेशन। आप सबको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एजिस के ऊपर आते हैं, ठीक है। एजिस के बाद आपका कुछ और भी कुछ सिचुएशंस आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, रुपीस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो इसके ऊपर आपको थोड़े मैं प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, और गारंटी देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सर कहता है फादर की एज जो है 6 टाइम्स है अपने सन से। ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे पता है बड़े स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज मैं पूरी अपने एंड से कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम दूर कर दूं। देखो कोशिश जरूर करनी पड़ती है, कोशिश करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, आप गलतियां कहां कर रहे हो, क्योंकि आपका हर एक पॉइंट वाला मार्क्स भी कंट्रीब्यूट करेगा, आपकी सिलेक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा कि आप आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूं, ये छोड़ देता हूं, ये आएगा नहीं, इतना मुश्किल नहीं आएगा। एग्जामिनर डाला तो कुछ भी डाल सकता है गाइस। तो बात करते हैं, देखो द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज। जो फादर की एज है वो अपने बेटे से 6 गुना बड़ी है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं सन है 10 साल का, तो ऑब्वियसली बात है फादर क्या होंगे सर? फादर होंगे 10 का 6 गुना कितना हो गया सर? 60 साल। अगर सन है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, इतना होता तो नहीं है, अगर सन 100 साल का है तो फादर कितने होंगे सर? 6 गुना कितने होंगे 100 का? 600 साल के। ये क्वेश्चन कहने की बात कर रहा है, ठीक है गाइस। क्लियर है? आगे कहता है 4 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है 4 साल बाद,
एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। 4 साल के बाद, देखो अभी चल रहा है 2022 में अगर मैं 4 साल प्लस करूं, अगर आपकी अभी एज है फॉर एग्जांपल 20 साल, 4 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी सर 24। फॉर एग्जांपल अभी आपके फादर की एज है 50 ईयर्स, आपके फादर की एज कितनी हो जाएगी 4 साल बाद सर 54। क्या ऐसा है कि आपके फादर की 4 साल एज बढ़ गई लेकिन आपकी 20 साल 2022 में भी थी, 2026 में भी आपकी 20 साल? ऐसा नहीं है। तो ये कंसेप्ट समझना, कहता है 4 साल के बाद जो फादर की एज है ना वो 4 टाइम्स होगी अपने बेटे से। तो ऑब्वियस ही बात है 4 साल के बाद सन की एज होगी सर 14 और फादर की एज होगी 64। ठीक है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, एक्चुअली में ये है नहीं है, बस आपको समझाने की देरी करो। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे। हमने क्या करना है, सिंपली हम इधर करेंगे, हमें सन की एज तो पता नहीं है, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। सन की एज कितनी ले ली सर एक्स। दिस इंप्लाइज दैट फादर की एज कितनी होगी, मैंने बोला 6 गुना, तो मतलब 6 इंटू एक्स, मतलब कि 6x। क्लियर है जी सर। कहता है 4 साल बाद। अब मुझे बताओ 4 इयर्स लेटर, 4 इयर्स लेटर सन की एज कितनी होगी। सर सन की एज है एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, 5 साल 10 साल 6 साल 15 साल 20 साल 30 साल। तो अगर अभी उसकी एज एक्स है तो 4 साल बाद सर एक्स प्लस 4 हो जाएगी। फादर की कितनी हो जाएगी सर, अगर फादर की एज 6x है तो 6x प्लस 4 हो जाएगी। क्लियर है गाइस जी सर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम दोनों को पहले बराबर रख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, अब लास्ट में कहता है 4 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। उसके सन की एज से 4 गुना बड़ी होगी। देखो ये कौन है सर, ये है फादर साहब, ये है सन। ये साइन क्या है सर, ये साइन है इज इक्वल टू का। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है सर, बराबर करना। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर करना। ठीक है, बड़ी बात बच्चे क्या करते हैं, देखो 4 टाइम्स लिखा है, हम इधर 4 लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ध्यान सुनना, क्योंकि उधर फादर बोला हुआ है, हम फादर के साथ 4 टाइम्स लगाते हैं और वो गलत हम कर देते हैं। इधर फादर बोले हैं 4 साल बड़े, तो मैंने आपको क्या बोला, ये इज इक्वल टू का साइन है। इज इक्वल टू का मतलब होता है बराबर करना, तो याद रखना दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि जिसके लिए बोला गया है। तो सॉल्व कीजिए, 4 इंटू एक्स होता है सर 4x, 4 इंटू 4 होता है सर 16 इज इक्वल टू 6x प्लस 4। सर 6x इधर प्लस हो रहा है, उधर के माइनस कर दो सर। 4 16 इधर प्लस हो रहा है सर, उधर जाके माइनस कर दो। क्लियर है गाइस जी सर। अब देखो 4x में से 6x काटे सर माइनस 2x, सर 4 में से 16 काटे सर माइनस 12, सर माइनस माइनस कट, x इज इक्वल टू 6 आ गया सर। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड हो जाएगा, तो 12 से 2 डिवाइड किया तो सर 6 आ गया। मतलब कि सन की एज कितनी आ गई सर 6। फादर की एज कितनी हो जाएगी सर 6 का 6 गुना, 6 टाइम्स बोली थी ना जी सर 36 साल। तो 6 and 36 इज द राइट वन। 6 and 36 इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखो इसको, कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। 2 नंबर है जिनकी रेशियो 5:6। अगर दोनों में से मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रेशियो बन जाएगी 4:5। कहता है 2 नंबर है, रेशियो 5:6, मतलब 5x अपॉन 6x। दोनों नंबर्स में से कितने माइनस करने सर 8 कर दो, जो बोला वो हम करेंगे। और बोलता है फिर उनकी रेशियो हो जाएगी 4:5। उनकी रेशियो क्या हो जाएगी 4:5। बस इसको सॉल्व कर दो। अब हम क्या करेंगे सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि 5 इंटू 5x माइनस 8, और दूसरे करेंगे सर 4 इंटू 6x माइनस 8। सर 5 इंटू 5x कितना हो जाएगा सर, 5 इंटू 5x हो जाएगा 25x, सर 5 इंटू 8 हो जाएगा 40, सर 4 इंटू 6 हो जाएगा सर 24x, सर 4 इंटू 8 हो जाएगा सर 32। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 24x इधर प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएगा जी सर, इधर माइनस 32 है, ठीक है, और इधर माइनस 40 है, उधर जाके प्लस 40 हो जाएगा जी सर। सर 1x
इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 32 में से 40 काटे तो सर 32 में से अगर हम 40 काटते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है सर 8। एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर 8। कहता है देन द नंबर्स आर, तो आपके जो नंबर्स है वो क्या है। तो देखो ये नंबर से हमारे 5x और 6x, 5 इंटू 8 और 6 इंटू 8, 5 इंटू 8 हो गया सर 40, 6 इंटू 8 हो गया सर 48, तो 40 एंड 48 आर द राइट नंबर्स। क्लियर है गाइस, आगे बात करें जी सर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। अब ये 2 वेरिएबल्स आ गए, एक्स भी है वाई भी। कहता क्या है क्वेश्चन, कहता है द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या। सर जस्ट ए 4 साइड फिगर जिसमें ऑपोजिट साइड्स का प्लस 180 होता है, ऑपोजिट साइड्स का प्लस 180 होता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस ये आपका आ गया एंगल ए, ये आपका आ गया एंगल बी, ये आपका आ गया एंगल सी, ये आपका आ गया एंगल डी। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जी सर। सर एंगल ए है 6x प्लस 10, सर एंगल सी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। कर लो सॉल्व इसको। सर इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस वाई, 10 इधर प्लस में सर उधर के माइनस कर देता हूं तो 170 हो गया। क्लियर है गाइस, ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 2 बनाता हूं। हमने पहले ए और सी लिया था, अब बी और डी ले लेते हैं। सर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल बी जो है वो है 5x, सर एंगल डी जो है वो है सर 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180। क्लियर है गाइस जी सर। सर माइनस 10 है, उधर के क्या हो जाएगा सर प्लस 10 हो जाएगा। ध्यान से सुना गाइस, इसमें क्या हो जाएगा उधर के प्लस 10 हो जाएगा। तो जो बोल रहे हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इधर माइनस 10 उधर के प्लस 10 कर देते हैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 प्लस 10, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190। अब जो मैंने आपको अप्रोच सिखाई है आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे सर, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे जो ऑप्शन में दिए हैं। पहले 20 और 10 पुट कर लो। ठीक है, 7 इंटू 20 प्लस 10। ठीक है, 7 इंटू 20 क्या रहेगा सर 140, 140 प्लस 10 हो गया सर 150। हमें तो 170 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। मतलब कि इसका आंसर ए ऑप्शन तो नहीं है सर। ठीक है, ये तो चलो आंसर ही आ गया। ठीक है, तो आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है गाइस, पहला ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। अब मैं दूसरे वाले वैल्यू पुट करता हूं। सर 7 इंटू 20 प्लस वाई है हमारा सर 30। सर 7 इंटू 20 हो गया सर डेट इज 140, 140 प्लस 30 हो गया सर 170। जी सर, अभी तक पहली इक्वेशन तो हमारी हो गई है, लेकिन सेकंड में भी पुट करके चेक करना है। 5 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे सर 20 से, प्लस 3 इंटू 30 करेंगे सर 5 इंटू 20 होता है सर 100, 100 प्लस 90 सर 100 प्लस 90 190 भी होता है। मतलब कि हमारा बी ऑप्शन सही है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है गाइस, बस इस तरह की इक्वेशंस बनाओ और आपके 4 ऑप्शन होंगे, उनकी आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। तो बात करें सर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बस इक्वेशन बनाने की देरी है, क्वेश्चन समझने की देरी है और कोई बात नहीं है। कहता है रक्षिता के पास 1 रुपए के और 2 रुपए के कॉइन है। ठीक है, अगर टोटल कॉइन उसके पास कितने सर 50 और टोटल अमाउंट 75। ठीक है, देखना ध्यान से, कॉइन का मतलब मैंने गिना 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन 5 कॉइन, मेरे पास कितने कॉइन है 50 कॉइन है। 50 कॉइन में से हो सकता है कि 20 कॉइन मेरे पास 1 रुपए के हों और 30 कॉइन्स मेरे पास 2 रुपए के हो सकता है कि 10 कॉइन मेरे पास 1 रुपए के हों, 40 कॉइन मेरे पास 2 रुपए के हों। उसने बोला टोटल कॉइन मेरे पास कितने 50 कॉइन। ठीक है गाइस, तो मैं लिखता हूं लेट कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹1 के कॉइन मैं एक्स ले लेता हूं और ₹2 के मैं कॉइन वाई ले लेता हूं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। पहली इक्वेशन क्या कहता है सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और कहता है टोटल अमाउंट है 75। टोटल अमाउंट कितनी है 75। देखो अमाउंट में क्या होता है, मैंने बोला मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट है, तो आप क्या बोलोगे मेरे पास कितने पैसे हैं सर, आप 10 इंटू 5 करोगे 50 रुपए मेरे पास। मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए के 10 नोट है, आप क्या करोगे सर, अच्छा 100 रुपए के आपके पास 10 नोट है तो 10 इंटू 100 करोगे तो मेरे पास कितने पैसे हो गए 1000। इधर भी यही कंसेप्ट चलना है, मतलब कि मेरे पास 1 रुपए के कितने कॉइन है सर, 1 रुपए के कॉइन है मेरे पास x, 1 इंटू एक्स कर दो, प्लस 2 रुपए के कॉइन्स कितने सर मेरे पास
सर 2 रुपए के कॉइन्स मेरे पास है, वाई इज इक्वल टू टोटल पैसा आ जाएगा, टोटल पैसा सर मेरे 75 आ गया, सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, आप देख सकते हो, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करके देखना है, आपके सामने आंसर आएगा। देखो 35 प्लस 15 आपका 50 तो होता है, लेकिन दूसरे में पुट करते हैं 35 प्लस 2 इंटू 15, सर 35 प्लस 2 इंटू 15 होता है सर 30, 30 प्लस 35 सर 65 होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। सर 35 प्लस 20 50 होता है, नहीं सर ये इधर ही गलत हो जाता है, ठीक है ना गाइस, मैं इधर वैल्यू पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। 15 प्लस 35 सर 50 तो होता है, लेकिन मैं इधर वैल्यू पुट करता हूं, सर x की जगह 15 पुट कर दिया और y की जगह मैं 20 पुट करता हूं, सर 15 प्लस 40, सर 15 प्लस 40 होता है सर 55, मुझे तो 75 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत, एक ही बचा, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो 25 प्लस 25 मार 50 होता है, पहली इक्वेशन तो पूरी होगी, दूसरी में पुट करते हैं सर 1 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 25, सर 1 इंटू 25 होता है 25, 2 इंटू 25 होता है सर 50, और ये आंसर आ गया 75 जो हमें चाहिए था, और इधर से हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। बस ये ऑप्ट करना था आपने और कुछ नहीं करना गाइस। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की, और इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है, आपको आते हैं एग्जाम्स में, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते होंगे, लेकिन आज आपको इतना बढ़िया तरीका कराऊंगा, इतने बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, गारंटी देता हूँ आपकी अगर जॉब लग जाएगी ना, आप तब भी नहीं भूलोगे। जॉब में आपकी जो कलीग्स होंगे ना, उनको समझाना ये क्वेश्चन इस तरह से करना, ठीक है। तो देखो कहता है एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम, ध्यान से समझना। देखो आपने रिवर्स देखी होंगी, नहीं देखी तो फिल्मों में देखी होंगी, कुछ रिवर्स बड़ी स्लो फ्लो करती हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस रिवर, ये रिवर, ठीक है गाइस, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ये आ गई बोट, ये क्या आ गई हमारी टाइटैनिक, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या होता है, एक होती है बोट की स्पीड, एक क्या होती है सर, स्पीड ऑफ बोट, एक क्या होती है सर, स्पीड ऑफ बोट। सर स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट होता है जितनी मैं ताकत लगा रहा हूं, स्पीड ऑफ बोट क्या होता है सर, जितनी मैं ताकत लगा रहा हूं, जितनी तेजी से मैं चप्पू चलाऊंगा, वो जो उसके थोड़े से डंडे टाइप होते हैं ना, उसको हिंदी में चप्पू कहते हैं मेरे हिसाब से, तो जितनी तेजी से मैं उसके वो चैप्स चलाऊंगा तो वो कहलाता है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। दूसरी चीज होती है स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर होता है, अब आपने देखा होगा कुछ रिवर्स होती हैं जिनका पानी बड़ी तेजी से फ्लो कर रहा होता है, कुछ रिवर्स ऐसे होंगे जिनका पानी बड़ी आहिस्ता से फ्लो कर रहा है लेकिन बड़ी आहिस्ता, धीमी। ऑब्वियस बात है, जिसका जब प्रेशर ज्यादा होता है, जिसका जब फ्लो ज्यादा होता है, तो उसमें तो बंदा भी वो लेके डूब जाते है ना, ये चीज होती है कि नहीं होती जी सर। तो ऑब्वियस ही बात है, जब स्पीड ऑफ वाटर ज्यादा होगा, एक होता है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में, ध्यान सुना, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है आप उसी साइड जा रहे हो। अगर पानी इस तरफ जा रहा है आप भी इसी तरफ जा रहे हो तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। अगर पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है आप भी इस तरफ जा रहे हो, आप भी इस तरफ ताकत लगा रहे हो, पानी भी आपको पीछे से ताकत दे रहा है, जी सर, पानी भी क्या कर रहा है, पीछे से ताकत दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात आपकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इस टाइम पे हमारा क्या रहता है सर, बोट और वाटर का प्लस हो जाती है स्पीड, बोट और वाटर की स्पीड क्या होती है सर, प्लस हो जाती है। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बोट जा रही है इस तरफ, लेकिन जो पानी का बहाव है वो है इस तरफ, ऑपोजिट साइड, ये होती है अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या होता है, आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि पानी आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको एक तरह से मोशन के बारे में आपने सुना होगा, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, एवरी फोर्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो वही चीज इधर है कि पानी जो है आपको रोकेगा, आप और ताकत लगाओगे तो उसके कारण जो अपस्ट्रीम के कारण क्या होता है, आपकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, मतलब बोट माइनस वाटर होती है, बोट में से पानी का जो स्पीड है उसे कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप ताकत लगा रहे हो 20 की, पानी की स्पीड है 4 की, तो 20 में से 4 कर दो तो आपकी नेट स्पीड कितनी बचेगी सर, नेट स्पीड तो हमारी 16 बचेगी, क्योंकि जो 4 की स्पीड है वो तो नलिफाइड होगी, तो आपको दूसरी साइड से ताकत मिल रही है, जो पानी है वो आपको रोक रहा है 4 की स्पीड से, आप 20 की ताकत लगाओगे तो 16 की स्पीड से ही आगे बढ़ोगे, ठीक है गाइस।
यही चीज इधर मैं आपको समझाना चाहता हूं। याद रखना, अपस्ट्रीम में माइनस करना है, डाउनस्ट्रीम में प्लस करना है। डाउनस्ट्रीम में आपकी क्या हो जाती है सर, स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद हमने क्या करना है सर, प्लस करना है। तो अब हम करते हैं सर इसका क्वेश्चन। देखो बोलता है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, तो वो डाउनस्ट्रीम जा सकती है 20 किलोमीटर इन 2 हॉर्स। तो उसकी स्पीड कितनी होगी सर, स्पीड उसकी होगी 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। मतलब कि उसकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी सर, 10। तो डाउनस्ट्रीम में मैंने क्या बोला, डाउनस्ट्रीम में सर आपने बोला जो स्पीड होती है वो प्लस होती है हमेशा, x प्लस वाई। एक्स क्या है सर, एक्स हमारी बोट की स्पीड। सर वाई क्या है सर, वाई हमारी वाटर की स्पीड। मतलब कि बोट प्लस वाटर हमारी स्पीड मिलके बन रही है 10 की स्पीड। अब दूसरी बात करते हैं, अपस्ट्रीम में स्पीड मेरी 4 किलोमीटर पर 2 आवर है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी सर, 4/2। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है जी सर, 2 किलोमीटर पर आवर। सर अपस्ट्रीम हमारी 2 किलोमीटर है, तो अपस्ट्रीम में अभी आपने बताया सर माइनस करते हैं, x माइनस वाई कितना है सर, वैल्यू 2 है। बस आपके सामने 2 इक्वेशन है सर, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, सेकंड इक्वेशन इज दिस वन। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो हमें 10 चाहिए, 2 नंबर्स का प्लस, 6 + 3 10 होता है, नो सर। 7 + 4 10 होता है, नो सर। सर 6 + 4 10 होता है, इधर ही हमारे साथ से आंसर आ गया 6 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर। ठीक है, 6 + 4, 6 - 4, आप चेक कर सकते हो, 10 हो गया, 6 में से 4 काटे 2 हो गया, तो इसका सी ऑप्शन है। कोई हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इस तरह की इक्वेशन बनाओ और आपके सामने आंसर है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं एक और। अब प्रेजेंट एज का एक और आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, एजिस वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं। तो देखो कहता है समीर और आनंद की जो एज है वो आपकी कौन सी रेशियो में है सर, 5:4, 5x और 4x। कहता है 3 years hence the ratio of the ages will become 11:9। 3 years hence मतलब 3 साल बाद, +3 +3। ठीक है, दोनों की एज बढ़ जाएगी ना, 3 कितनी हो जाएगी सर, 11.9। आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 को हम कर देंगे सर 5x + 3 से मल्टीप्लाई, सर 11 को हम कर देंगे 4x + 3 से मल्टीप्लाई। सर 9 × 5x होता है सर 45x, प्लस 9 × 3 होता है सर 27, 11 × 4 होता है सर 44x + 33। सर 45x में से हम 44x माइनस कर देंगे, सर 33 में से हम 27 माइनस कर देंगे। कितना आंसर आ गया सर, इधर 6 आ गया, इधर 1x आ गया। सर x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है सर, किसकी एज निकालने को बोला है सर, आनंद की। आनंद की कितनी है सर, 4 है, तो 4 × 6 कर लो, 24 इज द राइट वन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। आनंद की एज कितनी है सर, 24 साल। अगर मैं बात करूं सर समीर की एज कितनी है सर, समीर की एज हो जाएगी 5 × 6 30। ठीक है, लेकिन इधर ये चीज नहीं पूछी, तो इधर हमारा आंसर क्या रहेगा सर, 24। आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूँ, इक्वेशन बनाने में हेल्प कर देता हूँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। कहता है एक जो मैन है वो 24 ईयर्स ओल्डर है अपने सन से। मतलब कि अगर उसके सन की एज मैं x ले लूं तो मैन की एज कितनी हो जाएगी सर, मैन की एज हो जाएगी x + 24, मतलब 24 साल उससे बड़ा है। बस इन 2 years हिज एज विल बी, मतलब 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years सन की एज कितनी हो जाएगी सर, 2 साल के बाद सन की एज हो जाएगी सर x + 2, और मैन की एज हो जाएगी सर x + 26। हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब वही चीज हम करेंगे, सन इज इक्वल टू मैन। सन की एज है सर x + 2, सर मैन की एज है x + 26, तो कौन ट्वाइस हो जाएगा, ऑब्वियस आता है मैन ट्वाइस हो जाएगा, तो हम सन के साथ ट्वाइस लगा देंगे। अब आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैंने आपको इक्वेशन बना दी है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि सन की प्रेजेंट एज क्या है, मतलब कि x की वैल्यू निकालो, वही आपका आंसर होगा। जो x की वैल्यू आएगी वही आपका इधर से आंसर हो जाएगा, वो आपने बताना है। तो गाइस होप सो लेक्चर का मजा आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे ज़ेब्रा सीरीज। मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा इसके टॉपिक्स हो गए, बड़े से स्टूडेंट्स के मन में हो गया होगा, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो मैं अपनी ओर से आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और इधर से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो सके। आप खुद देख सकते हो कि मैं अपना कोई भी ऐसा दिन नहीं जा जिसमें आपको लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। हर दिन आपको कोई ना कोई लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इतनी गर्मी में मैं बता दूं कि बिना फैन के बैठ के आपके लिए लेक्चर बनाना पड़ता है। उससे क्या होता है, इको होती है वॉइस एक्चुअल में, तो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद बिना आपको बता दूं फैन के अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इतनी गर्मी में,
तो उतना प्यार तो आप दिखा सकते हो इस वीडियो के लिए, इतना प्यार आप दर्शा सकते हो, अपना लाइक बटन दबा सकते हो, अपना लाइक बटन प्रेस करके अपना प्यार हमें अदा कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइस बहुत जल्द मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। तो एक कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। आई थिंक सो हमें नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट पकड़ना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन देखो, उसके ऊपर भी टॉपिक बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने आपको बोल दिया आपका फर्स्ट टॉपिक अगर फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट होता है उसके बाद आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, तब बढ़िया तरह का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा जो आपको प्रीवियसली एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतने रखते हैं, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। लेक्चर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।